हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो है यहाँ पे विद्युत वाला चैप्टर आपको करा दिया है। ठीक है, तो वंदरोगा सीरीज़ में, चैप्टर सीरीज़ में जो आपकी एनसीईआरटी वाली क्लास चल रही है, वहाँ पे जो है हमारा फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने आपको जो है विद्युत वाला चैप्टर आपको वहाँ पे करवा दिया है। तो उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं या जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है वीडियो को अंत समय तक देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, तो जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। दूसरा आता है, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण जो है विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन। तीसरा आता है, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। चौथा आता है, प्रेरण मोटर तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है सापेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यह सही इसलिए होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीईआरटी वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो आपका अगर आपकी कोई भी विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, अगर ये आपका जो है कोई चालक है, इस पर जो है आप विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बैटरी लगा दें हम, तो यहाँ पे जो है अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर इस विद्युत धारा को हम यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो परिवर्तन करेंगे तो इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र भी जो है लगातार परिवर्तित होता रहेगा। तो इस चुंबकीय परिवर्तन के कारण जो है आपका यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका उत्पन्न हो जाता है। यानी आप यहाँ पे अगर इसके पास अगर कोई और अन्य चालक हम ले जाएं तो वहाँ पे जो है यहाँ पे उस चालक में भी आपका जो है यहाँ पे धारा बहने लगती है। ठीक है, तो वो बेसिकली न्यून मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। तो उसमें जो है कम मात्रा में अगर आपकी धारा वहाँ पे बहती है, ठीक है, तो उसको जो है हम यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत धारा की परिघटना को ही जो है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसी के कारण बेसिकली अगर कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो आपकी सापेक्षिक गति होती है तो इसी में आपका जो है विद्युत धारा का यहाँ पे उत्पादन होता है। तो इसी को जो है हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत तार की बात करें, जो आपके पोल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी, जैसे आपके घरों में जो लाइट वगैरह आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली पोल्स वगैरह देखे होंगे आपने, तो उनमें बेसिकली किसी प्रकार का यहाँ पे तार रहता है। तो उस तार की बात करें तो वो तार आपका जो है यहाँ पे तांबे का रहता है। ठीक है, तांबे यानी कॉपर का रहता है, या तो आपका जो है एल्यूमिनियम का रहता है। ठीक है, अभी तो लेकिन एल्यूमिनियम का यहाँ पे प्रचलित है, लेकिन पहले जो है आपका कहीं कहीं पे कॉपर का तार भी यूज होता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रख लेने हैं। जो आपकी विद्युत धारा होती है उसमें जो है यहाँ पे आपका कॉपर और आपका जो है एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है आपका तांबा नहीं दिया रहता है, आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम आ सकता है, तो आपको जो है एल्यूमिनियम पे सही आंसर कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो हुक का नियम, न्यूटन का नियम, ये भी नहीं, आइंस्टीन का नियम, ये तो अपेक्षता का सिद्धांत हो गया, फैराडे का नियम। ठीक है, तो फैराडे के नियम पे बेसिकली यह आपका जो है सिद्धांत, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी कार्यप्रणाली बेसिकली यहाँ पे कार्य करती है। इसकी बात करें तो जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है यह आपका जो है अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, यानी आपका अन्य प्रेरण। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी चालक में अगर आपकी जो है धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर जैसा कि मैंने अभी बताया था, उसके पास जो है आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से उसके पास रखे चालक में आपका जो है यहाँ पे विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होती है, तो यही आपका जो है फैराडे का नियम भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है इसको याद रखना है। जो आपकी पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली होती है, यह आपके जो है फैराडे के नियम पे कार्य करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इनमें से कौन सा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो मोटर, डायनेमो, बैटरी, जनरेटर। ठीक है, तो बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है आपकी रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बेसिकली इसकी बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कोई बैटरी रहती है, ठीक है, आपके घरों में अगर बैटरी वगैरह होगी तो बैटरी में क्या रहता है, विलयन रहता है, बैटरी में विलयन रहता है, और इस विलयन में जो आपके धनायन और ऋणायन रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ठोस रूप में यहाँ पे जो विलयन रहता है वो जम जाता है, तो वो जो है ठोस रूप में आपका विलयन रहता है। तो उस विलयन में आपकी जो है यहाँ पे धनायन भी रहते हैं और ऋणायन भी रहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी जो है एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है बैटरी के अंदर जो है संचित रहती है, और वही जब आपकी जो है यहाँ पे
जब बाहर आपके तारों द्वारा लाई जाती है तो ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में आपका प्रयोग होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका जो है बैटरी होता है, ठीक है। अगर जनरेटर की बात करते हैं हम, तो जनरेटर आपका क्या होता है, जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल ऊर्जा होती है, उसको जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। कभी कभी बैटरी के बारे में भी पूछा जाता है, कभी कभी जनरेटर के बारे में भी आपको जो है पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो यानी आपके घरों में जो बल्ब लगे रहते हैं उनमें बेसिकली कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो उनकी बात करें तो उनमें जो है आपकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन तो भरी जाती है लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहती, आर्गन हाइड्रोजन। तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। जो आपका आर्गन और यहाँ पे नाइट्रोजन रहती है उनमें जो है आर्गन गैस तो एक मुख्यतः भरी जाती है, ठीक है। आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है, यह आपकी जो है अक्रिय गैस होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आ जाता है आपकी नाइट्रोजन गैस भी इसमें भरी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण जो है नहीं होता है। तो विद्युत के कारण आपकी बात करें तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है और आपका जो है संकोचन प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो चुंबकीय प्रभाव आपको पता है, जैसा कि चुंबकीय प्रेरण आप इसमें होता है। ऊष्मीय प्रभाव की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा आपके घरों में जो बल्ब रहता है, तो बल्ब के नज़दीक अगर आप अपना हाथ लेके जाते हो तो वहाँ पे क्या रहती है, वहाँ पे जो है ऊष्मा निकलती है। तो बेसिकली जो है ऊष्मा के रूप में आप यहाँ पे जो है ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। रासायनिक प्रभाव भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, जो आपका केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होते रहते हैं और आपका जो है संकुचन प्रभाव यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी इसकी बात करें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो आपके बल्ब होते हैं, बल्ब में किस प्रकार की आपकी ऊर्जाएं यहाँ पे जो है स्थानांतरित होती हैं। तो पहली ऊर्जा आपकी यहाँ पे प्रकाश के रूप में आपको मिलती है बल्ब से, ठीक है, जिससे कि आपके घरों में जो है प्रकाश होता है। दूसरी आपकी यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में यह आपका जो है आती बाहर निकलती है, ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा आपकी जो गर्मी निकलती है उसमें से बल्ब में से, तो वो आपका जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलती है और दूसरी ऊर्जा आपकी जो है प्रकाश के रूप में यहाँ पे निकलती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर जो है 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपका जो है विभवांतर हो गया आपका 10 वोल्ट और आपका जो है अगर कूलाम की बात करें तो जो आपका चार्ज है वो आपका जो है 5 कूलाम का यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो इसको जो है कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W का सिंपल सा फॉर्मूला है आपका Q इंटू वी, ठीक है। तो Q इंटू वी यानी आपका आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 50 जूल। तो जूल इसलिए आएगा अगर यहाँ पे कार्य करना है, ठीक है। तो कार्य की जो एसआई यूनिट होती है वो आपका जूल होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 50 जूल, ठीक है। एम्पियर भी नहीं आएगा, कूलाम भी नहीं आएगा, वोल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जूल आ जाएगा। जूल जो है कि आपका कार्य का मात्रक होता है। आगे आता है आपका विद्युत बल्ब में जो है एक फिलामेंट 3 मिनट में जो है आपका 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 3 मिनट की, और आपकी जो धारा खींची जा रही है वो आपकी जो है 0.8 एम्पियर यहाँ पे धारा खींची जा रही है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको सी निकालना है, यानी आपका जो है आवेश, यानी आपको जो है क्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे बात करें तो जो आपका यहाँ पे आ जाएगा धारा गुणा समय, ठीक है। तो धारा जो आपकी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है वो आपका जो है 0.8 एम्पियर की हो रही है। समय आपका जो है 3 मिनट, तो 3 मिनट को हम यहाँ पे जो है सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। सेकंड में इसलिए करेंगे क्योंकि जो है टाइम की यूनिट यहाँ पे जो है सेकंड में आपकी ली जाती है, मिनट में कभी यहाँ पे ली नहीं जाती है, ठीक है। तो सेकंड में लिया जाएगा। तो सेकंड में लेंगे तो 3 मिनट की बात करें तो 6 3 18 180 सेकंड यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.64 का 4 हासिल 6 8 कम 8 6 14, ठीक है। तो 144 यहाँ से एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 144 आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 144 कूलाम जो है आपका यहाँ पे आवेश यहाँ पे प्रवाहित होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट में जो है एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दिया। 5 एम्पियर की धारा होगी आपकी जो है 10 मिनट तक। तो 10 मिनट को अगर आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 छक्के 60, यानी 600 सेकंड आ गया आपके यहाँ पे। 5 एम्पियर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 0 0 5 के 30, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 3000 कूलाम आपका यहाँ पे आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद आपको जो है बेसिकली यहाँ पे सूत्र रखना है, Q इक्वल टू आ जाएगा आपका जो धारा गुणा समय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है 3000 कूलाम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका
10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर जो है 3 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट आपको दिया गया है और आपका जो है कूलाम यहाँ पे 3 कूलाम आपको जो है आवेश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका वोल्ट यानी विभवांतर और आपका जो है कूलाम Q आ जाएगा। ठीक है, आवेश Q। ठीक है, तो आवेश की बात करें तो आवेश यहाँ पे 3 कूलाम दिया गया है और वोल्ट की बात करें आपको यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है, तो 10 यहाँ आपका जो है 30 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जूल इसलिए आएगा क्योंकि जो है कार्य की SI यूनिट आपकी जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका आंसर यहाँ पे 30 जूल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत बल्ब द्वारा एक फिलामेंट से जो है 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। ठीक है, तो इसको धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे भी आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, विद्युत आवेश आपको Q इक्वल टू आपके यहाँ पे आ जाएगा T इंटू आपकी जो प्रवाहित धारा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो धारा आपकी जो है यहाँ पे धारा की बात करें तो 0.575 एम्पियर हो रही है और आपकी जो है यहाँ पे 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो 1 मिनट की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे 60 सेकेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है आंसर यहाँ पे 45 कूलाम आवेश आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका विभवांतर 12 वोल्ट और आपका जो है किया गया कार्य आपका जो है 60 जूल है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है 12 वोल्ट विभवांतर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है विद्युत आवेश निकालना है। ठीक है, तो Q आपको निकालना है। तो Q की बात करें तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका V इंटू सॉरी यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा आपका जो है W वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जो आपका टोटल कार्य किया जा रहा है तो W इक्वल टू आ जाएगा आपका V इंटू C आ जाएगा। ठीक है, तो W का मान जो है आपको यहाँ पे किया गया कार्य की मान दे रखा है 60 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे 60 और V जो वोल्ट दे रखा है आपको 12 और यहाँ पे C। ठीक है, तो C आपका जो है इधर ही रहेगा और जो है आपका 12 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 12 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे जो है 5 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 कूलाम यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करने था, सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव होती है। तो अगर किसी कोई भी परिपथ है तो उसमें विद्युत बेसिकली प्रवाहित की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो उनके द्वारा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो आपकी गति करते हैं तो बेसिकली इसमें जो है आपका विद्युत प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए जो है विद्युत बल्ब के लिए एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.9 एम्पियर है आपका और यहाँ पे जो है आपका 2 मिनट के लिए यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है, यानी आपका जो है 120 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो आ जाएगा बार नंबर 108। ठीक है, 108.00। तो यहाँ से जो है आपका पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे 108 कूलाम आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो उस तार में जो है प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। ठीक है, तो उसका जो है विद्युत आवेश यहाँ पे रहेगा 150 कूलाम यहाँ पे आवेश रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 मिनट को जो है सेकेंड में चेंज करना है, तो 5 मिनट को जो है सेकेंड में चेंज करेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो आपका जो है 300 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो 300 सेकेंड को 0.5 एम्पियर से आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आपका जो है 150 कूलाम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है, एक सर्किट में बिंदु एक दूसरे से जो है तक यहाँ पे जो है आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच जो है 5 कूलाम का आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपल सा है W निकालना है। तो यहाँ पे भी जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका जो है 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो है काफ़ी कर लिए हैं। हम सीधे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे 3 कूलाम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे W इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, W इक्वल टू आपका जो है यहाँ पे V इंटू Q आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश आपका जो है यहाँ पे आपको आवेश निकालना है, Q का मान निकालना है यहाँ पे C। ठीक है, Q का मान निकालना है। तो वोल्ट आपका जो है 20 है, किया गया कार्य आपका 60 जूल है। तो यहाँ से जो है ये नीचे आ जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे 3 कूलाम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये भी जो है किया गया कार्य जो है कितना है, ये भी इसी
टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज Q और समय T इक्वल टू आपका जो है क्या यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, Q अपॉन T। तो बेसिक इसको जो है यहाँ पे देखते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रिक धारा होती है, ठीक है, तो इसका मान जो है I इक्वल टू आपका जो है आ जाएगा Q अपॉन T, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपका जो है फॉर्मूला यहाँ से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है 12 ओम के एक प्रतिरोध में आपका जो है 1.0 यानी 1 एम्पियर के स्थिर विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रतिरोध में जो है 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की यहाँ पे जो है आपको मात्रा निकालनी है। तो अगर जो है आपकी 1 एम्पियर की अगर आपकी धारा प्रवाहित होती है तो आपका जो है 1 सेकंड में कितना प्रवाहित होगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर की अगर आपकी धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में जो है ये आपका 1 कूलाम आवेश यहाँ पे प्रवाहित होगा। लेकिन अगर 1 मिनट की बात करें, ठीक है, तो 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड अगर आपका जो है 1 एम्पियर की धारा आपकी जो है प्रवाहित होगी 60 सेकंड तक, यानी आपकी 60 सेकंड तक, तो है आपका यहाँ पे जो है 60 कूलाम आपका आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, दो चालक जो है आपके समान दिशा में धारा ले जाने पर ये क्या होते हैं। तो ये एक दूसरे को जो है आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो आपके अगर दो चालक हैं, कोई भी एक चालक ये हो गया आपका, दूसरा चालक ये हो गया, ठीक है। तो इन चालकों में अगर आपकी जो है धारा इसी एक ही दिशा में आपकी जो है यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, यानी एक ही दिशा में अगर दोनों चालकों में यहाँ पे धारा ले जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका, विद्युत परिपथ में जो है डॉट 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 की गति से विद्युत धारा बनती है, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की गति से आपकी जो है यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत वाहक बल की मान की बात करें तो ये आपका जो होता है एप्सिलॉन इक्वल टू होता है आपका W अपॉन Q, आपका यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है, नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यदि V अपॉन I का मान जो है एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। विभवांतर, विद्युत धारा, कूलम या आपका प्रतिरोध। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करा देता हूँ। तो जैसा कि आपने जो है ओम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो ओम के नियम में आपने देखा था V इक्वल टू IR यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो जो आपका उसमें विभवांतर होता है, किसी भी चालक के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या आपका जो है समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है V प्रोपोर्शनल टू I आया था, उसके बाद V इक्वल टू IR आया था, ठीक है। तो जो ये आपका R था ये आपका जो है नियतांक था, जो कि आपका जो यहाँ पे प्रतिरोध को दिखा रहा था, ठीक है। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू IR। तो R अगर यहीं पे रहेगा तो I यहाँ से जो है अपॉन में चले जाएगा, तो V अपॉन I जो है आपका यह प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यह आपका प्रतिरोध को दिखाता है, तो यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है, निम्न में से जो है कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। तो ये आपके जो है कूलम थे, यानी आपके जो कूलाम थे, ठीक है। कूलम लिखा रहता है कहीं पे, तो कहीं पे कूलाम लिखा रहता है। तो आपके जो चार्ल्स कूलम थे, इन्होंने जो है यह नियम आपका जो है प्रतिपादित किया था। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है तो वह बेसिकली आपका क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो किसी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र का बल होगा वो आपका जो है दूरी के साथ बढ़ता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाता है, ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है, कूलम का नियम क्या कहता है। तो जो आपका कूलम का नियम है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इसको देखने वाले हैं हम। तो कूलम की नियम की बात करें तो यह आपका होता है, ठीक है। मैं आपको ये चारों पॉइंट दिखा देता हूँ। तो देखिए कूलम का नियम जो होता है आपका यहाँ पे आ जाता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो है दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा आ जाता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो है दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही दिख रहा है। अगला आता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन चारों ऑप्शनों में बात करें तो ये आपको जो है तीसरा
आंसर आपका सही होता है। ठीक है, जैसा कि आपका कूलम्ब ने बताया था कि जो कोई भी दो बिंदु आवेश हैं तो उनके मध्य जो है आपका आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, उनका परिमाण जो होगा आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो जो आवेश होंगे उनकी मात्रा के अनुक्रमानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है पॉइंट याद रखना है, कूलम्ब का नियम यह कहता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका वोल्टेज स्थिर रखते हुए यदि अधिकतम लैंपों को जो है श्रेणी क्रम परिपथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपका श्रेणी क्रम परिपथ इस टाइप से होता है। तो इसमें जो है अगर आप यदि अधिक लैंपों को जो है एक श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ते हैं तो यह परिपथ आपकी जो है कुल धारा क्या होगी, तो कुल धारा इसकी बात करें तो कुल धारा आपकी जो है घट जाती है। ठीक है, तो जो आपकी कुल धारा होती है टोटल आपकी जो इसमें धारा बहती है वो आपकी घट जाती है। ठीक है, अगर समांतर क्रम की बात करें जो आपकी पार्श्व क्रम होता है, ठीक है, पार्श्व क्रम में इस प्रकार से आपके जुड़े हुए रहते हैं, तो इसमें जो है आपकी कुल धारा आपकी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु जो है अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो न्यूट्रल वायर की बात करें तो जो आपका नीला रंग का तार होता है यह आपका जो है न्यूट्रल वायर को दिखाता है। ठीक है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय रंग कोड होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है, आपको जो है नया नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट आता है विद्युत परिपथ में डॉट 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 होता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में देखते हैं विद्युतीय घटक, संयोजी तार और प्लग कुंजी। नेक्स्ट आता है विद्युतीय घटक, संयोजी तार और सेल बैटरी, विद्युतीय घटक और संयोजी तार। नेक्स्ट आता है विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल बैटरी और प्लग कुंजी। ठीक है, तो जो आपके विद्युत परिपथ होते हैं उनमें बेसिकली आपका डी वाला आंसर आपका जो है सही आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका विद्युतीय परिपथ होता है इसमें जो है विद्युतीय घटक, संयोजी तार होगी, आपके सेल बैटरी होगी और प्लग कुंजी, ये आपके सभी विद्यमान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके विद्युत परिपथ यानी जो आपके विद्युत कनेक्शन होते हैं वो बेसिकली आपके जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एसी हो गया, आपका डीसी हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट और आपका जो है डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो जो आपका घरों में आती है धारा, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका जो है ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है और ये आपका जो है दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, तो दोनों आपको जो है नोट कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका एक बंद विद्युत परिपथ में जो है वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात। ठीक है, तो अगर जो आपका बंद विद्युत परिपथ रहता है उसमें जो है दिष्ट धारा का जो है अनुपात वो आपका जो है हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको जो है एनसीईआरटी वाली क्लास में आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका चित्र में दिखाए गए संकेतों को जो है विद्युत परिपथ के संदर्भ में जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कहीं पे संकेत आपको दिखाई देता है तो बेसिकली ये आपका जो है प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध को तो इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, प्लग कुंजी की बात करें तो कुंजी को जो है इस प्रकार से दिखाते हैं। बैटरी आपकी जो है इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, बैटरी इस प्रकार से दिखाते हैं आप। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, और विद्युत बल्ब की बात करें तो जो है इसको विद्युत बल्ब से आप जो है दर्शाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध जो है श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, तो श्रृंखला की बात करें अगर आपका जो है सीरीज में जुड़े होते हैं तो इनका मान बेसिकली आपका जो है एक ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक जो है समांतर रूप से जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था जो 10 ओम के जो दो समान प्रतिरोधक तार हैं वो आपके जो है यहाँ पे समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसा आपके ये एक प्रतिरोध तार है, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध तार आपका जो है इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी जो है यहाँ पे बैटरी वगैरह होगी। तो ये जो दो आपके प्रतिरोध हैं ये आपके जो है यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकाल देंगे तो 1/r1 आ जाएगा आपका 10 ओम के दोनों प्रतिरोध हैं, 1/10 = 1/10, यहाँ से आ जाएगा 10, 10 से कम 10, तो ये आ जाएगा 2/10, यानी आपका जो है यहाँ पे जो है तुल्य प्रतिरोध आपका R = आ जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, तो ये आपका 5 ओम आ गया। ठीक है, ये आपका 5 ओम आ जाएगा। और तीसरा प्रतिरोध जो है आपका 10 ओम का जो है तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे जो है संयोजन से आपका जो है
सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपका आ जाएगा 5 ओम। तो ये हो गया इन दोनों का जो है तुल्य प्रतिरोध, जो आपके दो समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जो आपका तीसरा प्रतिरोध आ जाएगा, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताया था R = R1 + R2 R3, ठीक है, इस प्रकार से बताया था प्लस। तो यहाँ से जो है 5 + 10 आ जाएगा आपका जो है यहाँ पे 15 ओम आपका जो है इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ पे C आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी विद्युत धारा है अगर जो है एक निश्चित रूप से चल रही है और आपका जो है वह बंद मार्ग है, तो वो आपका जो है बेसिकली विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है ऐसा वायर जो घरों में जो है बिजली संचालित यानी संचारित करते हैं, तो उनमें डॉट 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 की कोटिंग होती है। तो जो आपका बिजली संचारित करते हैं, तो बेसिकली इनमें जो है आपकी पॉलीविलाइन क्लोराइड आपकी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद रखने वाली चीज़ है, आपको इसको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका 3 समान प्रतिरोध, यानी आपके जो है 3 समान प्रतिरोध हैं जिनका मान आपका जो है 6 ओम है, एक दूसरे के साथ जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन का आपका तुल्य प्रतिरोध, तो जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 3 समान प्रतिरोध 6 जो है इसका 6 ओम है, ठीक है। तो 1/6 + 1/6 + 1/6 आ जाएगा। तो 1/R = आ जाएगा आपका यहाँ से 6, इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 6 × 1 = 6, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा = 3/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/R = 1/2 आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो R = 2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी भी संवृत पास में जो है सभी IR यानी आपकी जो सभी I धारा होती है और R प्रतिरोधकता होती है, तथा EMF बल का जो है बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, तो ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो जो है किरचॉफ का एक नियम जो है यहाँ पे जो है दूसरी भाषा में दिया गया है, अगली मैं आपको बताऊँ तो यह होता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग आपका जो है 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग जो है आपका 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है एक डिजिटल परिपथ में जो है काउंटर प्रयोग होता है, डॉट डॉट जो काउंटर करता है बहुत सारे जो है आपके क्लॉक प्लस पल्स को जो है, जो कि निवेश परिपथ पर किया जाता है। काउंटर का प्रयोग एक बेसिक में किया जाता है, खाली स्थान को भरिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका जो है पहला आ जाएगा रजिस्टर, फ्लिप और फ्लॉप, ठीक है। तो काउंटर का प्रयोग होता है जो रजिस्टर काउंटर करता है। तो बहुत सारे जो आपके क्लॉक पल्स को जो है यहाँ पे निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग जो है आपका फ्लिप फ्लॉप में एक बेसिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जब मेंस यानी जो आपकी मुख्य तार होती है, इससे ली गई विद्युत धारा आपकी जो है 20 एम्पियर से अधिक हो, तो अतितापन होकर जो है आग लग सकती है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो जो आपकी मुख्य तार होती है आपकी, ठीक है, कोई भी आपकी जो है हाई वोल्टेज तार है, तो इसमें आपकी जो है विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक ली जाती है, ठीक है। तो यह आपका अतितापन होकर आग लग सकती है। यानी आपका जो है जो आपकी तार की कैपेसिटी है वो आपकी 20 एम्पियर है, लेकिन इसमें जो है 20 एम्पियर से आपकी जो है विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक आपकी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इसकी बात करें तो आपका जो है अधिभारण कहा जाता है, ठीक है। इसी को जो है हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ओवरलोडिंग वो होती है जो कि आपकी किसी भी तार में अगर जो है आप उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो आपकी जो है ओवरलोडिंग कहलाती है। ये सभी टर्म आपको जो है याद रखने हैं। अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी NCERT वाली क्लास जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो है मैंने विद्युत वाली क्लास आपको जो है डिटेल में कराई है, तो वहाँ से आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास पर आइए, तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट आता है आपका डॉट 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 परिपथ में जो है विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो जो आपका श्रेणी क्रम परिपथ होता है उसमें जो है आपका विद्युत प्रवाहित होने का जो है केवल एक ही मार्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल में इसकी बताऊँ तो जो है आपका श्रेणी क्रम परिपथ इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं, यहाँ पे आपकी जो है बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बैटरी लगी हुई है। तो इस प्रकार से जो आपका श्रेणी क्रम परिपथ होता है इसमें जो है विद्युत प्रवाहित यहीं से होती है। एक ही आपका जो है यहाँ से रास्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो विद्युत यहाँ से जाएगी वह आपकी यहीं से जाएगी, फिर यहाँ से वापस आ जाएगी। लेकिन अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में जैसा कि आपने देखा होगा इस प्रकार से रहता है। एक ये हो गया आपका, एक प्रतिरोध आपका ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर
यहाँ पे इस प्रकार से हम मिला दें, ठीक है। तो जो आपकी विद्युत धारा होती है वो आपकी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा आपकी अगर आपकी यहाँ से जाएगी तो यहाँ से आपकी जो है यहाँ से 3 कोनों में आपकी जो है विद्युत धारा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अलग धारा, यहाँ से अलग आपकी धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो श्रेणी क्रम में आपकी जो है एक ही आपका जो है मार्ग होता है, लेकिन समांतर क्रम में एक से अधिक आपके यहाँ पे मार्ग होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, ये बेसिकली आपका जो है परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, उसमें जो है विद्युत धारा का यहाँ पे पता लगाता है और यह आपकी जो है धारा की दिशा भी बताता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्युत परिपथ आरेख के में जो है सेल के चिन्ह में एक लंबी और छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा जो है इसके टर्मिनल को दर्शाती है। तो जैसे कि आपको पता है ये लंबी रेखा होगी, ये छोटी रेखा होगी टर्मिनल, ठीक है। तो जो ये लंबी रेखा होगी ये आपका धनात्मक पॉइंट आपको धनात्मक टर्मिनल दिखाती है और जो आपका छोटा पॉइंट होता है ये आपका जो है ऋणात्मक टर्मिनल को दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी आपको जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बाएं ये भी गलत है, ठीक है। धनात्मक ये सही है, ऋणात्मक तो नहीं दिखाई। जो आपका छोटा टर्मिनल होता है इस प्रकार से ये आपका ऋणात्मक दिखाता है और जो आपका ये बड़ा टर्मिनल होता है ये आपका जो है धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, यदि कोई बल्ब जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हों और यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा। तो अन्य बल्ब बेसिकली आपका जो है यहाँ पे जलने लगेंगे, ठीक है। अन्य बल्ब, जैसा कि मैंने आपको अभी समांतर क्रम परिपथ दिखाया था, तो समांतर क्रम परिपथ में इस प्रकार से एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका लगा हुआ है, तीसरा आपका जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है अन्य जो बल्ब होंगे ये यहाँ पे, अगर आपका जो है ये बल्ब खराब हो जाता है तो यहाँ तो आपकी जो है धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है कार्य करेंगे, ठीक है। तो अन्य बल्ब आपके जल जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार से अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं हम, तो श्रेणी क्रम में जो है इस प्रकार से आपके बल्ब लगे होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो अगर आपका ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर ये फ्यूज हो जाता है आपके जो है कोई नहीं जलेंगे, ये आपकी श्रेणी क्रम में। लेकिन समांतर क्रम यहाँ पे दिया गया है, तो समांतर क्रम में इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है अन्य सभी बल्ब आपके जो है जलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। तो जो आपके एसी यानी आपके अल्टरनेटिव करंट और जो आपके डायरेक्ट करंट होते हैं, तो ये बेसिकली आपके जो है चार्ज के प्रवाह होते हैं, ठीक है। करंट के आपके प्रवाह होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके धारा प्रवाह होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। तो ये आपका जो नियम होता है इसको जो है जूल का नियम कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक हीटर में जो है किसी सोर्स से जो है 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसका विभवांतर वहाँ पे 60 वोल्ट का दिया हुआ है। यदि विभवांतर जो है 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हमें जो है विद्युत धारा यहाँ पे ये निकालनी पड़ेगी, आई इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे वोल्ट होगा, ठीक है। आपका जो विभवांतर होगा, विभवांतर अपॉन आपका जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे जो है निकाल देंगे हम। तो विद्युत धारा आई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 60/4। तो यहाँ पे जो है आपका 15 वोल्ट की जो है 15 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पे जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी आपकी जो है यहाँ पे 15 एम्पियर की प्रवाहित धारा जो है प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर आपका जो है 165 वोल्ट आपका विभवांतर हो जाता है, तो एक आपको पता है यहाँ पे 15 एम्पियर की हो रही है, तो आपका जो है टोटल आ जाएगा 165 अपॉन आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15 एकम 15, 16 15, 15 एकम 15, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे 11 वोल्ट 11 एम्पियर जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को जो है 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने के लिए प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो उसको विद्युत धारा की यहाँ पे ज़रूरत होगी, आपको दिया गया है 1100 वाट दिया गया है, ठीक है। और आपको जो है 220 वोल्ट यहाँ पे जो है ये दिया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 22 पंजे 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 5 एम्पियर आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 पंजे जो है 110 यहाँ पे आपका आंसर ये सही आ जाएगा। तो ये भी आपको जो है नोट कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कम से कम 50 जो आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या जो आपके न्यूमेरिकल थे, या आपके जो वैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वो हमने जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक ज़रूर बनता है, और आपका जो है आपको शेयर
जरूर करना है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले धमाकेदार सेशन के साथ। और जो है मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको जो है एनसीईआरटी वाली क्लास जरूर देखनी है, वहाँ से जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है एमसीक्यूज लगाने में आपकी जो है यहाँ पे सरलता होगी, ठीक है। तो जिसको भी ये जिसने जो है एनसीईआरटी वाली क्लास देखी होगी उसके जो है एमसीक्यूज यहाँ पे जो है सही हुए होंगे, लेकिन जिसने अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको यहाँ पे थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है दोनों क्लासेस को जो है बरोबर देख रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।